गुड मॉर्निंग क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग एंड ग्राफिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लेटरिंग। तो लेटरिंग में मेन चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि किस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर उसकी कॉम्पोजिशन कि किस तरह से ये बनाई जाती है, लाइंस एंड लेटरिंग्स वगैरह। और इसके अलावा फिर इसकी गाइडलाइंस जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो बहुत पतली होती हैं और जिनको हम टेम्परेरी यूज़ करते हैं, तो उस तरह की गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे और उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ये प्रोफेशनल लेवल पे बहुत इम्पोर्टेंट होती है लेटरिंग, क्योंकि इसके बगैर, इसकी एब्सेंस में हम कोई भी ड्राइंग को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये इसके ज़रिए हम मटेरियल की फिनिश देते हैं, उसके रेलेवेंट जितने भी साइज़ शेप्स वगैरह होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारा कुछ किस्सा होता है, ये सारा कुछ लेटरिंग के ज़रिए होता है। ठीक है, लेटरिंग का प्रोसेस यूज़ करके हम ईच एंड एवरीथिंग डिनोट करते हैं पेपर पे। तो इसको पढ़ते हैं कि ये कंपोजिशन क्या होती है इसकी। तो जब भी हमने किसी साइज़ एंड शेप वगैरह को डिफ़ाइन किया होता है ड्राइंग के ऊपर, तो वो किसी एक पैटर्न पे नहीं होती है, क्योंकि वो हैंड रिटन होती है। तो वो इसी किसी एक साइज़, किसी एक शेप में नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं कि लेटरिंग का प्रोसेस यूज़ करके अप्रॉक्सीमेट साइज़, मतलब कि हर एक साइज़ को, हर एक लेटर को एक ही साइज़ में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमारा जो काम होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दैट कि जब हम हाथ से ही लिखाई कर रहे होते हैं। अब इसमें करते हैं क्या है हम कि लाइंस के दरमियान में स्पेसेस देखते हैं वो कितना है। उसके बाद फिर वर्ड्स के दरमियान में स्पेसेस कितना है, और एक एक लेटर के दरमियान में स्पेस कितना है वो भी हम अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम खूबसूरत हो जाता है। तो गाइडलाइंस जो होती हैं वो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत थिन लाइंस होती हैं, और ये थिन इसलिए होती है ताकि हम इसको बाद में मिटा सकें। अब क्योंकि हमने जो लेटरिंग करनी होती है, अब लेटरिंग में हमें वो वाली गाइडलाइंस नहीं चाहिए होती, जस्ट हमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो उसकी हाइट रेगुलेट करने के लिए, मतलब कि एक एक ही लाइन में या एक ही साइज़ के सारे लेटर्स हों, तो इसके लिए हम गाइडलाइंस इस्तेमाल करते हैं। तो गाइडलाइन से क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो उसकी हाइट का अंदाज़ा लग जाता है कि इतनी कुछ हाइट सबकी होगी, और दूसरी उसकी इंक्लिनेशन, मतलब झुकाव कितना कुछ होगा। तो इन दोनों को डिफ़ाइन करती हैं ये गाइडलाइन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऊपर वाला पार्ट, जिसको हम कैप लाइन भी कहते हैं, और उसके नीचे वाली जो होती है, लेटर के नीचे वाली, उसको बेस लाइन कहा जाता है। तो जो कैप लाइन होती है वो ऊपर वाली इसकी लिमिट को एक्सीड नहीं करने देती है, मतलब इससे ऊपर अल्फ़ाबेट हमारा नहीं जाने देती। और ये जो नीचे वाली लाइन है वो डिफ़ाइन करती है कि इतनी कुछ हाइट होगी, या इस पॉइंट से शुरू होगा, इस पॉइंट तक, ये हाइट तक हो जाएगा। तो इसके ज़रिए हम बहुत प्रिसाइज किस्म की लाइंस और शेप्स लाइंस में अपनी लेटरिंग करते हैं। अच्छा, हमारे पास दो किस्म की लाइंस होती हैं, दो किस्म के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एक अपर केस होता है, मतलब कैपिटल लेटर्स, और दूसरा लोअर केस होता है, जो है ये स्मॉल लेटर्स होते हैं। अब दोनों को लिखने के लिए हम डिफरेंट किस्म की लाइंस लगाते हैं। बड़े के लिए, मतलब कैपिटल लेटर्स के लिए, दो लाइंस लगती हैं, सिर्फ अपर लाइन और बेस लाइन लगती है। ठीक है, अपर लाइन जिसको कैप लाइन कहते हैं, लोअर लाइन जिसको बेस लाइन या ड्रॉप लाइन भी कहते हैं। तो ये दो किस्म की लाइंस लगती हैं। लेकिन लोअर केस के जो लेटर्स होते हैं, छोटी ABC जिसको कहते हैं, उसके लिए हम चार लाइंस लगाते हैं। ठीक है, चार लाइंस लगाते हैं जिसमें हमारे लेटर्स आ जाते हैं।
अच्छा, इसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है उसको हम कैप लाइन कहते हैं। वो कैप लाइन इसलिए कहते हैं कि वो टॉप सरफेस पे लगती है जहाँ पर मोस्टली मतलब हम कैप पहनते हैं, तो इसलिए हम उसको कैप लाइन कहते हैं। उसके बाद फिर दरमियान की लाइन जो है वो रिस्ट लाइन होती है, ठीक है। ये है कैप लाइन, ठीक है, कैप लाइन। और यहाँ पर लिखा है कैप हाइट। कैप हाइट का मतलब है कि इतनी कुछ हाइट तक आपके लेटर्स जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। और इसको असेंडर भी कहते हैं, ठीक है, असेंडर भी कहते हैं, कैप लाइन भी कहते हैं। और इस ये जो लाइन यहाँ जहाँ तक है उसको कैप हाइट कहेंगे। देन कम्स रिस्ट लाइन। तो कैप लाइन के डायरेक्टली जो नीचे होती है उसको रिस्ट लाइन या वेस्ट लाइन कहते हैं, जिसकी वजह से हम छोटे लेटर्स को इजीली लिख पाते हैं। उसके बाद बेस लाइन है। बेस लाइन जो हमें मदद देती है कि कहाँ से लेटर्स, छोटे लेटर्स शुरू होंगे, बड़े लेटर्स कहाँ से शुरू होंगे। और फिर लास्ट आती है ड्रॉप लाइन। ड्रॉप लाइन सबसे नीचे के जो लेटर्स होते हैं, जैसे जी हो गया, जे हो गया, तो इस तरह से जो वाई है, इस तरह से जो लेटर्स हैं उनके लोअर पार्ट को कवर करने के लिए, लोअर पार्ट को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उनके हवाले से ये जो स्पेसिंग है वो बहुत मायने रखती है, ठीक है, वो बहुत मायने इसलिए। फिर आ जाती है स्पेसिंग के लाइंस के दरमियान में कितनी स्पेसिंग है, और पैराग्राफ्स के दरमियान में कितनी स्पेसिंग है, या फिर लेटर्स के दरमियान में कितनी स्पेसिंग है। तो ये लेटर्स के दरमियान में तो हम अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं, मतलब कोई एग्जैक्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि कोई लेटर छोटे हैं, कोई लेटर बड़े हैं, तो इसलिए हम उनके हिसाब से ही ये कम ज़्यादा करते रहते हैं। और ये वैसे ही मतलब देखने से ही जज हो जाता है कि ये ज़्यादा है या कम है। तो हम नॉर्मली जो लेटर के दरमियान में स्पेस रखते हैं वो 1/6 का रखते हैं, ठीक है। 1/6 का जो 1/6 मिलीमीटर का गैप रखते हैं। और उसके बाद फिर सेंटेंस के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको भी हम अंदाजे से ही लगाते हैं। लेकिन जो लाइंस के दरमियान में स्पेसेस, दो लाइंस के दरमियान में स्पेस होता है, वो एक लेटर की हाइट के बराबर। अब नॉर्मल टाइम में, नॉर्मल जो हालात हैं उनमें हम यूज़ करते हैं 3 mm की हाइट यूज़ करते हैं लेटर्स। फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशंस की तरफ। जो लेटर की क्लासिफिकेशंस होती हैं तो क्लासीफाई करते हैं इसको। तो ये दो हिस्सों में क्लासीफाई होती है, एक सिंगल स्ट्रोक होती है और दूसरी डबल स्ट्रोक होती है। तो सिंगल स्ट्रोक में क्या करते हैं कि एक ही बार जो पेंसिल से लिखा जाता है उसको हम सिंगल स्ट्रोक कहा जाता है, उसको हम सिंगल स्ट्रोक कहते हैं। और जब हम उसको ब्लॉक सा बनाते हैं, मतलब पेंसिल को 2 बार यूज़ करते हैं एक ही लेटर लिखने में, तो उसको गाढ़ा करके या मोटा करके लिखते हैं, तो उसको हम डबल स्ट्रोक कहते हैं, जिसके अंदर खाली स्पेस होती है या फिर उसकी जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। तो जैसे ये देखिए आप कि उसको डबल करके लिखा गया है, तो इसको हम कहेंगे डबल स्ट्रोक। अब इसके अंदर भी दो किस्म की होती हैं कि एक के लेटरिंग को खाली रखा जाता है, उसको हम ब्लैंक कहते हैं, और दूसरी भरी हुई लिखाई होती है, ठीक है। जैसे ये सारी भरी हुई है तो इसको हम बोल्ड कहते हैं। अब जब हम स्टाइलिंग की तरफ आए जाएंगे, लेटरिंग की स्टाइलिंग की तरफ आ जाएंगे, तो उस पर भी हमारे जो लिखने का स्टाइल है वो अपराइट है, मतलब वर्टिकल है, और दूसरा इंक्लाइंड है। अपराइट तो होता है 90 डिग्री पे ना, और जो बेस लाइन से 90 डिग्री पे, लेकिन जो इंक्लाइंड होता है उसका थोड़ा सा झुकाव होता है। और ये झुकाव कितने डिग्री पे होता है? ये होता है बेस लाइन से 67.5 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि किस तरह से किस एंगल पे लिखना है, तो हम इसको लिखाई शुरू करेंगे। और लिखाई शुरू करने का भी अपना तरीका है कि कौन से पॉइंट से किस तरफ को लाइन जाएगी।
मतलब हम अगर ए लिखेंगे तो इस तरफ से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, या फिर उसको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, या फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो ये भी एक अलग से स्टडी है और इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। अब इसमें डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक्स होते हैं कि हम जैसे कि हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। वर्टिकल भी जब भी लगाएंगे तो वो टॉप से शुरू करेंगे और बॉटम तक ले जाएंगे लाइन को, और इंक्लाइन का भी इसी तरह से। और सर्कुलर जो है वो क्लॉकवाइज हम जब भी लिखेंगे तो कोई भी लेटर होगा क्लॉकवाइज हम लिखेंगे उसको, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से सेटअप्स होते हैं कि जब भी फ़र्ज़ करें ये वाली लाइन हमने अगर लगानी है तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ लगाएंगे, ना कि राइट से लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम ए लिखेंगे तो हम हमेशा ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ, और ये भी ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट लेटर्स पे डिफरेंट तरह से वो कर सकते हैं, लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्ट्रोक जो है ना वो हर एक की इसी रूल के मुताबिक होगी, ठीक है। जैसे हम अगर एम लिखेंगे तो ऊपर से फर्स्ट लाइन नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी की लाइंस इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लेके आएंगे, लेकिन बी लिखेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने लेटरिंग को एक स्ट्रोक देते हैं। और अब यहाँ पर देखें, जैसे ओ शेप को, सर्कुलर शेप को बना रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज बना रहे हैं, ताकि मतलब हमारा जो सर्कल है वो एक्यूरेट और स्मूथ बने। अब वही सारे जो रूल्स थे, ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स थे जिसके ज़रिए हम एक ड्राफ्टमैन जो है वो अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकता है। तो लेटरिंग के चंद एक रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं ना, तो उनमें से मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सेंटेंस और राइटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। वर्ड्स की और सेंटेंसेस की राइटिंग करनी आनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ कैसे लिखी है। उसके बाद एक ड्राफ्टमैन को उसके जो लेटर्स वगैरह उसने लिखने हैं उसकी साइज़ एंड शेप वगैरह सारी पता होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से बिना रुके उसी साइज़ से और उसी शेप से लेटर्स बना सके। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि उसका स्ट्रोक किस तरह का होगा, ठीक है, लेफ़्ट से राइट, अपर से डाउनवर्ड की तरफ। तो इस तरह से इसके जो देखते हैं हम कि इसकी स्ट्रोक कौन सी होगी, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद फिर हम कोशिश ये करते हैं कि शुरू से आखिर तक फॉर्मेट सेम हो, मतलब अगर हमने इंक्लाइन लिखना शुरू किया तो वो लास्ट तक इंक्लाइंड ही हो, और हमने अगर स्ट्रेट 90 डिग्री पे लिखना शुरू किया है तो वो स्ट्रेट हो। फिर अगर हम बोल्ड लेटर्स में लिखने हैं तो वो बोल्ड ही हो। इस तरह से हर चीज़ को हमने मैनेज करना होता है। तो इस तरह से हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके तो अपनी लेटरिंग को बेहतर बना सकते हैं। अब इनके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।